नमस्कार सभी को, जय हिंद। मैं अर्पित शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम यहां पर उपस्थित हैं किसके लिए? आज हम यहां पर उपस्थित हैं करंट अफेयर्स। जी हां दोस्तों, हमने स्पेशली आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड पर, आप लोगों के लिए कई बच्चों की डिमांड आई थी कि सर करंट अफेयर्स जो है वो स्टार्ट कीजिए, करंट अफेयर्स स्टार्ट कीजिए। तो बेटा आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर हम यहां पर करंट अफेयर्स, देखिए हम डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको पहले बता देता हूं इतना, हम लोग बेटा वीकली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। किसको? वीकली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। वीकली करंट अफेयर करेंगे जो अभी हमारे इस बार 20/11 से लेकर 27/11 के करंट अफेयर्स हैं, उनको लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। अपने जो क्वेश्चंस हैं बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। अच्छा, सभी बच्चों से मैं एक रिक्वेस्ट कर देना चाह रहा हूं क्या कि जो सभी बच्चे एक बार देख रहे हैं उन सभी बच्चों से एक मेरी पर्सनल हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इतना आप सभी को पता ही होगा कि भैया अपनी क्लास है, अपनी क्लास में स्टार्टिंग में क्या करना होता है, अपनी क्लास में स्टार्टिंग में वीडियो को लाइक करना होता है और शेयर। आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए अपने करंट अफेयर्स बहुत काम के होने वाले हैं बेटा, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे हम करंट अफेयर्स को, ये आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, हम किसी भी सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव वे में नहीं, हम उसको नॉलेज की वे में पढ़ते हैं, जिससे क्या होता है सब्जेक्ट और इंटरेस्टिंग बन जाता है। ठीक है, तो सभी बच्चों से एक मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे देख रहे हैं वो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि अपने साथ में और भी लोग जुड़े, उनका भी फायदा हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो आ रहा है हमारे सामने, बाकी सभी बच्चों को पता ही है। अब देखिए हमने आपको बोल ही दिया है, पहला क्वेश्चन आ रहा है सब आप लोगों के सामने। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताते चलिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताते चलिए और उसके बाद में हम आपके सामने क्वेश्चन भी पेश करते चलेंगे, उनकी डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? गणेश मिश्रा, अजय पाल सिंह, आलोक अवस्थी या अरुण गोयल? फटाफट से आंसर बताते चलिए, फटाफट से आंसर बताते चलिए फटाफट से। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट होगा सर अरुण गोयल। अरुण गोयल जो हैं उनको हाल ही में क्या किया गया है? अरुण गोयल को हाल ही में भारत का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है किसको? अरुण गोयल को। अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल्स जानते हैं, एक बार इस क्वेश्चन की डिटेल्स क्या है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये बेटा वीकली करंट अफेयर है, डेली करंट अफेयर की सीरीज नहीं है। पूरे एक वीक के दौरान जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज होंगी, देखिए आप इसके नेचर को समझिए, करंट अफेयर का नेचर। करंट अफेयर आपको जो डेली कराई जाती है, उस डेली करंट अफेयर में आपको 10 क्वेश्चन प्रिपेयर कराए जाते हैं, 15 क्वेश्चन प्रिपेयर कराए जाते हैं, लेकिन उन 10 में से आप प्रोडक्टिविटी निकालिए ना बेटा कि प्रोडक्टिविटी कितनी है उसकी। मुश्किल से मुश्किल मैं आपको बता रहा हूं, डेली के करंट अफेयर्स में से 2 या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने लायक होते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन जो होते हैं बेटा वो आपके अनप्रोडक्टिव क्वेश्चन होते हैं, आप देख लीजिएगा उठा के उनको। ठीक है, एक चीज है आप हमेशा याद रखिए, हम लोगों को देखिए एक चीज कही गई है कि हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस। देखिए बेटा इस लाइन को आज के मॉडर्न डे में थोड़ा सा चेंज किया गया है। हार्डवर्क हाँ हो सकती है की ऑफ सक्सेस, बट हार्डवर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। हमको स्मार्ट वर्क करना है, हमको हार्ड वर्क नहीं करना है। तो स्मार्ट वर्क में क्या कहता है? स्मार्ट वर्क ये कहता है कि आप केवल उन्हीं चीजों को पढ़िए जो प्रोडक्टिव हैं। तो हम यहां पर वीकली करंट अफेयर्स में जो एक वीक में प्रोडक्टिव आपके करंट अफेयर्स बने हैं वो लेकर आए हैं आपके सामने। ठीक है, तो कौन बने हैं भैया? चुनाव आयुक्त तो अरुण कुमार गोयल बने हैं, जानते हैं डिटेल्स बेटा। तो देखिए अरुण गोयल जो है वो आप देख सकते हैं उनकी फोटो, ये अरुण गोयल है और ये कौन है? 1985 बैच के क्या है? पंजाब के आईएएस अधिकारी हैं। 1985 जो बैच है उसके पंजाब कैडर के, कैडर मिलता है आप सबको पता होगा, पंजाब कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। ये क्या थे भैया? 21 नवंबर को इन्होंने अपनी जो पोस्ट है उस पर ज्वाइन किया, यानी कि इसी 21 नवंबर को अरुण गोयल जो है भारत के चुनाव आयुक्त बन चुके हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, भारत में 3 पोस्ट होती है बेटा, कौन कौन सी अभी बताएंगे आपको। इससे पहले अरुण गोयल जो है वो क्या थे? अरुण गोयल भारी उद्योग के सचिव थे। सचिव का मतलब सेक्रेटरी। सेक्रेटरी किसी भी डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी पोस्ट होती है। ठीक है, तो जो हैवी इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है उस हैवी इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हुआ करते थे कौन? अरुण गोयल। और अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था अपनी सेक्रेटरी पोस्ट से। उसके बाद में इनको क्या कर दिया गया है? इनको अच्छा
एक चीज और बताएंगे आपको, इनको क्या कर दिया गया है, इनको चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। चुनाव आयोग का जिक्र भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ये चुनाव आयोग की बिल्डिंग है, भारतीय निर्वाचन आयोग। ये है आर्टिकल 324 में। अनुच्छेद 324 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 324 में बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन एक अथॉरिटी होगी जो फ्री हैंड अथॉरिटी होगी, किसी के अंडर में नहीं होगी, जिसका काम क्या होगा? इंडिया में इलेक्शंस करवाने का काम होगा। जितने भी इलेक्शंस होंगे वो किसकी निगरानी में किए जाएंगे? इलेक्शन कमीशन की निगरानी में किए जाएंगे। ठीक है, अब जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, अध्यक्ष कौन से? पूर्व अध्यक्ष हुआ करते थे सुशील चंद्रा। एक सेकंड रुकिएगा बेटा। सुशील चंद्रा इसके क्या हुआ करते थे? पूर्व अध्यक्ष हुआ करते थे। अब सुशील चंद्रा जो है, सुशील चंद्रा की जगह मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया वर्तमान में किसको? ये रिटायर हो गए। कब रिटायर हो गए? अप्रैल 2021 में रिटायर हो गए सुशील चंद्रा। अब सुशील चंद्रा की जगह जो वर्तमान में बनाया गया वो किसको बनाया गया? अब इनकी जगह बनाया गया है राजीव कुमार को। किसको बनाया गया है? राजीव कुमार को बनाया गया है इनकी जगह पर। अब देखिए राजीव कुमार और दूसरे थे इनके साथ में, कौन? दूसरे थे इनके साथ में सुशील चंद्रा। एक राजीव कुमार थे, दूसरे कौन थे? सुशील चंद्रा। तो राजीव कुमार और सुशील चंद्रा ऑलरेडी थे। ये इलेक्शन कमीशन में 3 पोस्ट होती है, 2+1। 2+1 का मतलब हो गया 2 अन्य सदस्य और एक मुख्य सदस्य। तो मुख्य सदस्य कौन थे? सुशील चंद्रा, मुख्य सदस्य जो थे वो थे सुशील चंद्रा, और सुशील चंद्रा के अलावा जो अन्य सदस्य थे, माफ कीजिएगा सुशील चंद्रा लिख दिया था मैंने यहां पर नाम, ये दूसरे व्यक्ति हैं भैया, इनका नाम है अनूप चंद्र पांडे। गलती से लिख दिया था बेटा मैंने, ये अनूप चंद्र पांडे। तो राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे ये तो थे अन्य सदस्य। मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन थे? सुशील चंद्रा, जो अप्रैल 2021 में रिटायर हो गए। इनकी जगह पर सुशील चंद्रा की जगह ले ली किसने? राजीव कुमार ने। राजीव कुमार की जगह खाली हो गई और अब राजीव कुमार की इस खाली जगह को भरने के लिए कौन नियुक्त किए गए हैं? अरुण गोयल नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी डिटेल्स। चलिए, ये अरुण गोयल की फोटो है। ये कौन है? भारतीय निर्वाचन आयोग, जो आर्टिकल 324 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, एशिया कप टेबल टेनिस में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? एशिया कप टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली, मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला प्लेयर, फर्स्ट फीमेल प्लेयर फ्रॉम इंडिया हु हैव वॉन अ मेडल इन एशिया कप टेबल टेनिस चैंपियनशिप। ठीक है, तो ये किसने जीता है बेटा? ये इस बार जीता है मनिका बत्रा ने। किसने जीता है? मनिका बत्रा ने। अच्छा, एशिया कप टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ था? ये हुआ था इंडोनेशिया में। कहां पर? 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था 2022 में। मनिका बत्रा जो है वो पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी बन चुकी हैं। डिटेल जानते हैं थोड़ी सी, सॉरी माफ कीजिएगा, इंडोनेशिया नहीं, थाईलैंड में हुआ था 2022 में इसका आयोजन। ठीक है, बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ था और इन्होंने जो मेडल का मुकाबला है, यानी कि जो पदक के लिए मुकाबला हो रहा था, उस मुकाबले में इन्होंने किसको? जापान की है हिना हयाता। कौन है? हिना हयाता, जापान की प्लेयर है और वर्ल्ड नंबर 6 है। वर्ल्ड नंबर 6, वर्ल्ड की नंबर 6 प्लेयर है, मतलब जो रैंकिंग्स होती हैं उसमें 6वीं रैंकिंग पर है वर्ल्ड में। उनको हराया किसने? भारत की मनिका बत्रा ने। और यह जो टूर्नामेंट होता है, कौन सा टूर्नामेंट? जो अभी अभी बात की हमने, एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट। एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट ये ईयरली टूर्नामेंट होता है, हर साल आयोजित होता है। और देखिए ये जो टूर्नामेंट है ये 1959 से आयोजित होता आ रहा है और अब जाकर भारत की पहली महिला विनर बनी है। कौन? मनिका बत्रा। अच्छा, इस प्रतियोगिता में पुरुषों में पहले व्यक्ति कौन थे पदक जीतने वाले? प्रथम भारतीय पुरुष
प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे पदक जीतने वाले? प्रथम भारतीय पुरुष थे पदक जीतने वाले शरत कमल। कौन थे? शरत कमल थे। शरत कमल पुरुष थे। और महिला खिलाड़ी कौन बनी है? मनिका बत्रा। ये मनिका बत्रा की आप फोटो देख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन अपने जो इंपॉर्टेंट बनता है इस वीक का। अगला क्वेश्चन अपने, अच्छा अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले ये जान लीजिए, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन जो है उसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1926 में हुई थी। कौन करवाता है उस टूर्नामेंट को? उस टूर्नामेंट को एक्चुअली करवाता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन प्लस एशियन टेबल टेनिस फेडरेशन, ये दोनों मिलकर करवाते हैं। तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन एस्टेब्लिशमेंट 1926, जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? लाउजेन स्विट्जरलैंड में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? पेट्रा सोर्लिंग। पेट्रा सोर्लिंग कहां से है? पेट्रा सोर्लिंग पोलैंड से है भैया। कहां से है? पोलैंड से है। पोलैंड की जो कैपिटल है वो वर्साय है। वर्साय की संधि बहुत प्रचलित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वर्साय की संधि क्यों प्रचलित है, इतिहास में वर्साय की संधि को क्यों जाना जाता है। ठीक है, चलिए तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह ने सोशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने की सहमति व्यक्त की है? एक फंड स्टैब्लिश किया जाएगा, सोशल लॉस एंड डैमेज फंड, उसकी जो सहमति है वो किसने दी है? COP 27, G20, ब्रिक्स या आसियान? बताइए, फटाफट से बताइए भैया आंसर। ठीक है, देखिए इसकी जो सहमति है वो किसने दी है? वो दी है COP 27 ने। COP 27 क्या है भैया? ये बताएंगे आपको। COP का मतलब होता है कॉर्पोरेशन ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये इसकी क्या है? 27वीं मीटिंग है। G20 ये 20 देशों का समूह है। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। और भारत G20 का भी हिस्सा है, ब्रिक्स का भी हिस्सा है भारत। ब्रिक्स का मतलब, B का मतलब ब्राजील, R का मतलब रशिया, I का मतलब इंडिया, C का मतलब चाइना और S का मतलब साउथ अफ्रीका। ठीक है, COP 27 क्या है? COP 27 ये यूनाइटेड नेशंस का ही एक कॉन्फ्रेंस होती है, यूनाइटेड नेशंस का ही एक पार्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं इसकी। तो देखिए COP 27 का आयोजन, 27 का मतलब क्या है बेटा? 27 का मतलब यह है कि ये 27वीं मीटिंग थी COP की। COP का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की ये क्या है? 27वीं मीटिंग थी इस बार। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी यूनाइटेड नेशंस, बताएंगे अभी आपको, इसमें आ रहा है नाम। तो कहां पर आयोजित की गई थी इस बार? ये शर्म इल शेख, मिस्र में। शर्म इल शेख जो कहां पर पड़ता है? मिस्र में पड़ता है, इजिप्ट में पड़ता है, उधर इसका आयोजन किया गया था। और इस बार स्पेशल चीज क्या हुई बेटा? इस बार स्पेशल चीज ये हुई कि अब तक बड़े देशों का है ना क्या है? वर्चस्व रहता आया है उसमें, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यूनाइटेड नेशंस में। देखिए मेरे को एक ये बात, यूनाइटेड नेशंस पर यूएसए का बहुत वर्चस्व रहा है भैया, ये बात कोई नकार नहीं सकता। यूनाइटेड नेशंस में यूएसए का तो यू है और बाकी सबका नो है। ठीक है, ये बात कही थी किसी ने। यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी संस्थाएं हैं, उन यूनाइटेड नेशंस की संस्थाओं में वर्चस्व रहता है अमेरिका का। अमेरिका ही नहीं, जितने भी अमीर देश हैं उन सबका। अब क्या है बेटा? ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कहां पर होगा? ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन ज्यादातर उन्हीं देशों में होता है जहां पर डेवलपमेंट जो है वो तेजी से होता है। यानी कि वो देश क्या करते हैं? अपना तो डेवलपमेंट कर लेते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड के एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं आप ये सोचिए। तो पूरे वर्ल्ड के एनवायरनमेंट को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो, इसके खिलाफ आवाज उठाई किसने? इसके खिलाफ आवाज उठाई COP 27 में कमजोर और पिछड़े हुए देशों ने। यानी कि जो डेवलपिंग नेशन थे और जो कमजोर देश थे, उन्होंने आवाज उठाई। अब उन्होंने जो आवाज उठाई ना, उस आवाज का नतीजा ये निकला कि इस बार COP 27 में एक नया फंड को मंजूरी दी गई। कौन सा नया फंड? स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड। स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड जो कि किसको दिया जाएगा? विकासशील एवं छोटे देशों को दिया जाएगा, जो कार्बन से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए है। कार्बन उत्सर्जन से छोटे और विकासशील देशों को जो नुकसान होता है, उस नुकसान की भरपाई के लिए एक फंड बनाया गया है, और उस फंड को नाम क्या दिया गया है? स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड उसको नाम दिया गया है। ठीक है, छोटे देशों ने बड़े देशों को झुकाया है इस बार। ये स्पेशल बात हुई है COP 27 में। COP का पूरा नाम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, जो UNFCCC। ठीक है, तो UNFCCC के नाम से भी जाना जाता है। UN का मतलब यूनाइटेड नेशंस,
एफ का मतलब क्या है? फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट, फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ये क्या है? ये यूएनएफसीसी का पूरा नाम है। अच्छा, दो चीज आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी भैया, पेरिस समझौता सुना है आपने? पेरिस समझौता जो कि कब हुआ था? 2015 में हुआ था। पेरिस समझौता 2015 में हुआ था। तो जो पेरिस समझौता हुआ था ना बेटा, ये भी कॉप मीटिंग के दौरान ही हुआ था। कॉप 21 जो है उसके दौरान, सॉरी, कॉप 19 के दौरान हुआ था पेरिस समझौता। और इस पेरिस समझौते में क्या तय किया गया था? ठीक है, इस पेरिस समझौते में तय किया गया था कि वर्ल्ड को ग्रीन हाउस प्रभाव से मुक्त करना है। सॉरी, वर्ल्ड को ग्रीन हाउस प्रभाव से मुक्त कर, वर्ल्ड को ग्रीन हाउस प्रभाव से मुक्त कर ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को बचाना है। ठीक है, ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को खत्म करके ओजोन लेयर को बचाना है। अच्छा, क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, क्या ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है उसमें कौन सी गैस बनती है? कमेंट बॉक्स में बताइए आप सब लोग फटाफट, उसमें कौन सी गैस बनती है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए, ये तो था पेरिस समझौता जो 2015 में हुआ था। और एक चीज और सुनी होगी आप लोगों ने इसी से रिलेटेड सर, आप लोगों ने एक चीज और सुनी होगी, क्योटो प्रोटोकॉल। क्या सुना होगा आप लोगों ने? क्योटो प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये आप सब लोगों का आज का होमवर्क है। ठीक है, हम आपको डेली के डेली मतलब जब भी क्लास होगी, हम आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज देंगे जो आपके लिए प्रोडक्टिव हो। आप खुद से देखें, खुद से जानें, हम आपको बताएंगे। और जो भी बच्चे, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जब क्लास खत्म हो जाए, अभी लाइव क्लास में नहीं बताना है, क्लास खत्म हो जाने के बाद जो आपके कमेंट बॉक्स होता है, उस कमेंट बॉक्स में जाकर आपको कमेंट करके बताना है कि ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, कब हुआ था और इसमें क्या क्या चीजें की गई थी। जो भी बच्चे इसका सही आंसर बताएंगे, अगली क्लास में हम उन बच्चों का यहां पर नाम लेंगे और उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनकी यहां पर कामना भी करेंगे। सभी बच्चों को उनका नाम अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चों को बताना है क्या क्या क्योटो प्रोटोकॉल में हुआ था, कब हुआ था, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन जो आप बता सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, वो आपको बतानी है। तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है और जो पेरिस समझौता है, ये भी किससे रिलेटेड है? ये भी इस कॉप से ही रिलेटेड है। ठीक है, अगला कॉप कहां पर होने की संभावना है? देखिए, ये प्रपोजल भेजा है किसने? सऊदी अरेबिया ने प्रपोजल भेजा है। अब मिलता है या नहीं मिलता है, वो अभी बाद की बात है। ठीक है, चलिए, इस बार का कहां पर हुआ था? इस बार का इजिप्ट में हुआ था 2022 का। ये क्या है? इसका लोगो है, इस बार का लोगो है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर कौन बने? हु हैज बिकेम द इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर इन IFFI 2022? शर्मिला टैगोर, नसरुद्दीन शाह, चिरंजीवी या नागार्जुना? ठीक है, वही नागार्जुना, वही तूफान उठेगा तूफान, वही एक पैर से तूफान उठा देते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो रियल आंसर है बेटा, इस क्वेश्चन का रियल आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का रियल आंसर है चिरंजीवी। चिरंजीवी कौन है भैया? चिरंजीवी साउथ कौन सी? तेलुगु मूवी इंडस्ट्री के मेगा स्टार माने जाते हैं। ठीक है, मेगा स्टार माने जाते हैं और ये तेलुगु देशम पार्टी के भी सदस्य हैं। कौन सी पार्टी के? तेलुगु देशम पार्टी के, तेलुगु देशम पार्टी के भी मेंबर हैं ये। ठीक है, और साउथ तेलुगु के क्या है? मेगा स्टार हैं। अब चिरंजीवी के बारे में थोड़ी सी चीजें जानते हैं। तो देखिए, जो IFFI है,
IFFI इंडियन फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। IFFI का पूरा नाम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये IFFI का पूरा नाम है। और जो ये IFFI है, इसका हर साल आयोजन किया जाता है गोवा में। गोवा में हर साल आयोजित की जाती है ये। और इस बार कौन सा संस्करण था ये इसका? 53rd, 53वीं बार आयोजित की गई है क्या? IFFI। इस IFFI के उद्घाटन समारोह में जो इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी, इस ओपनिंग सेरेमनी में ही इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। किसको? चिरंजीवी को। साउथ के मेगा स्टार है चिरंजीवी। आप लोगों ने कभी ना कभी किसी ना किसी मूवी में तो उनको देखा ही होगा। अच्छा, इन्हीं के बेटे ही हैं, एक और सुपरस्टार हैं जो इन्हीं के बेटे हैं, रामचरण तेजा। रामचरण तेजा, कभी मूवी देखी हो तो राजा, बैटिंग राजा, आदमी कम रिस्क ज्यादा है वाली मूवी, बस वही। वो जो उसमें एक्टर है रामचरण तेजा, वो भी चिरंजीवी के ही बेटे हैं, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। और इसका जो उद्घाटन है IFFI का, इस IFFI का उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। हु इज द करंट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर? तो ये है सर हमारे अनुराग ठाकुर साहब। कौन है? अनुराग ठाकुर साहब हैं। और अनुराग ठाकुर साहब जो हैं, इनके पास में एक और मिनिस्ट्री की क्या है? एक्स्ट्रा वर्क है इनके पास। कौन सी मिनिस्ट्री है इनके पास में? इसके अलावा जो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इसके अलावा खेल व युवा मामलों के भी मंत्री हैं। खेल व युवा मामलों के मंत्री, खेल व युवा मामलों के भी मंत्री हैं। कौन? जो अनुराग ठाकुर साहब हैं वो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए बेटा, गांधी मंडेला शांति पुरस्कार दिया जाता है किसके द्वारा? गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा। और इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इस पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है साल 2022 में, वो किसे किया गया है? वो किया गया है दलाई लामा को। किसको किया गया है? दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। गांधी मंडेला फाउंडेशन ये एक इंडो अफ्रीकी जॉइंट फेडरेशन है, गांधी मंडेला फाउंडेशन, और ये प्राइज दिया गया है दलाई लामा को। अच्छा, मलाला यूसुफजई, इनके ऑप्शंस की भी चर्चा कर लेते हैं एक बार। मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी, इन दोनों को साल 2014 में शांति का नोबेल मिला था सर। किसका नोबेल मिला था? शांति का नोबेल प्राइज मिला था, जिसमें से मलाला सबसे कम उम्र की नोबेल विजेता भी बनी थी। नोबेल विजेता भी हैं। कौन? मलाला यूसुफजई। कहां से हैं? पाकिस्तान से हैं मलाला यूसुफजई। कैलाश सत्यार्थी कहां से हैं? कैलाश सत्यार्थी भारत से ही हैं। और इनको बचपन बचाओ आंदोलन के लिए दिया गया था ये प्राइज, ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन। बराक ओबामा, सबने पता ही होगा, बराक हुसैन ओबामा, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलिए, दलाई लामा तिब्बती आध्यात्मिक गुरु व बौद्ध भिक्षु हैं, आप सभी को पता होगा। एग्जैक्टली जो बौद्धिस्ट लोगों के जो धर्मगुरु होते हैं वो उनको बौद्ध भिक्षु ही कहा जाता है, ठीक है। वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें यह पुरस्कार गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा उनको यह प्राइज दिया गया, मैंने आपको पहले ही बताई ये चीज। और किसके लिए? वर्ल्ड पीस को उन्होंने क्या किया? एनकरेज किया। अच्छा, तिब्बती धर्मगुरु हैं, ये भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तिब्बत पर किसने कब्जा कर लिया? सबको पता होगा, तिब्बत पर कब्जा कर लिया था किसने? चाइना ने। और वहां से चाइना ने ऑर्डर दे दिया कि जो भी विरोध करे उसको मार डालो। दलाई लामा को जान बचाकर तिब्बत से भागकर भारत आना पड़ा। भारत ने दलाई लामा को शरण दी और अब तक दलाई लामा कहां पर रहते हैं? अब तक दलाई लामा भारत में रहते हैं, ठीक है। ये भारत की एक नेक दिली का परिचय है, ये वाली चीज भी आप याद रखिएगा। वी शुड प्राउड ऑफ इट। जहां पर दूसरे देश शरणार्थियों को अपनी बॉर्डर से भगा देते हैं, जाओ चले जाओ, तुम भग जाओ यहां से, जो भी हुए मरते रहो कटते रहो। अफगानिस्तान में क्या हालत थी हम लोगों ने देखी थी, तस्वीरें देखी थी हमने।
अफगानिस्तान के लोग ईरान बॉर्डर पर जाकर बॉर्डर खटखटा रहे हैं, मतलब खोलने के लिए बोल रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चे, और उनको घुसने नहीं दे रहे हैं वो लोग। ठीक है, इंडिया में जब क्या बोलते हैं, इंडिया ने जब बंगाल में बांग्लादेश में हो रहा था तब उधर भी मदद की थी। इवन जहां पर भी इंडिया को लगता है, जहां पर भी मानवता शर्मसार हो रही है, वहां पर भारत मदद करने के लिए जरूर आगे आता है। ठीक है, चलिए, और यह पुरस्कार समाज कल्याण, शांति, पर्यावरण, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, खेल और नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देकर गांधी और मंडेला की विरासत को आगे बढ़ाने वाली हस्तियों को दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए यह पुरस्कार इन फील्ड्स में दिया जाता है, और इस बार किसको दिया गया है? दलाई लामा को दिया गया है। या आप दलाई लामा की फोटो देख सकते हैं। गांधी का नाम तो सब लोगों ने सुना होगा भी, आप वर्ल्ड में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि गांधी कौन थे और क्या थे। ठीक है, ये नाम हो सकता है आप लोगों ने शायद नहीं सुना हो, मंडेला। मंडेला का पूरा नाम था नेल्सन मंडेला। क्या नाम था? नेल्सन मंडेला नाम था मंडेला का। और नेल्सन मंडेला, ये आप फोटो देख सकते हैं नेल्सन मंडेला की। ये कौन है नेल्सन मंडेला? पूर्व साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति बनने तक का इनका सफर आसान नहीं रहा। ये रंग भेद नीति के खिलाफ, रंग भेद नीति यानी कि जो रेस है, अपना कलर है, रेसिज्म जिस चीज को बोलते हैं, रेसिज्म पॉलिसी के खिलाफ लड़े थे साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में इनको रेसिज्म जो लड़ाई है इनकी, उसके लिए इनको 27 सालों तक जेल में रखा गया था। इनको 27 सालों तक जेल में रखा गया था। इसीलिए इनके बर्थडे को 18 जुलाई को हर साल यूनाइटेड नेशंस किसके रूप में मनाता है? 18 जुलाई को हर साल यूनाइटेड नेशंस नो रेसिज्म डे के रूप में मनाता है। यानी कि रंग भेद के खिलाफ दिवस। रंग भेद के खिलाफ दिवस किसके बर्थडे पर मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला के बर्थडे पर मनाया जाता है। और नेल्सन मंडेला, इनको अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको अफ्रीका का गांधी? क्योंकि जैसे गांधी जी लड़े थे अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ, पता होगा ना आप सभी को, गांधी जी को ट्रेन से उतारकर फेंक दिया गया था। ठीक है, तो जैसे गांधी जी लड़े थे रंगभेद के खिलाफ अफ्रीका में, सेम उसी तरीके से नेल्सन मंडेला भी लड़े थे रंगभेद नीति के खिलाफ। कहां पर? अफ्रीका में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो देखिए बेटा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कई बच्चे अब इसका आंसर देंगे क्या? यूनाइटेड किंगडम। लेकिन ये बात बेटा इस हफ्ते की हो रही है। यूनाइटेड किंगडम के साथ अपनी बातचीत जारी है, बातचीत जारी है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। हुआ किसके साथ में है? ऑस्ट्रेलिया के साथ में हुआ है सर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में टैक्स जो होते हैं ना, टैक्स कम या समाप्त कर दिए जाते हैं। टैक्स जो होते हैं वो कम कर दिए जाते हैं या बिल्कुल खत्म कर दिए जाते हैं। इससे क्या होता है? इससे किसी भी चीज को खरीदना और बेचना आसान हो जाता है। दूसरे देश में लोगों को चीजें सस्ती मिलने लगती हैं पहले से। तो इंडिया के साथ में ऑस्ट्रेलिया ने अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, यानी कि अब इंडियन जो भी सामान ऑस्ट्रेलिया में जाएगा या ऑस्ट्रेलिया से जो सामान इंडिया में आएगा, उस सामान पर जो टैक्स है वो नाम मात्र का मामूली सा टैक्स लगेगा। इसके कारण वो सामान क्या हो जाएगा? अब हमको पहले से सस्ता मिलने लगेगा। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। अच्छा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की एक चेन बना रहा था चाइना, उस चेन में इंडिया शामिल नहीं हुआ है, ये भी याद रखना। एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो बना रहा था चाइना साउथ एशिया के लिए, इंडिया उसमें शामिल नहीं हुआ है। उसने कई सारे देशों के साथ बनाई है पर इंडिया उसमें शामिल नहीं हुआ है। कभी डिटेल में हम उसको डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल हम इस वाले क्वेश्चन को जानते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज, अब कई बच्चों को पता ही नहीं होगा एंथोनी अल्बनीज। नहीं सर, आप तो गलत पढ़ा रहे हो। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री तो हमने पढ़ा था सर, स्कॉट मॉरिसन थे। कई बच्चे बोलेंगे कि सर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री तो स्कॉट मॉरिसन थे। बेटा इसी साल मई 2022 में स्कॉट मॉरिसन को हराकर एंथोनी अल्बनीज कहां के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है,
और भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता उनकी देश की जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट ने पास किया है, वो वाला बिल। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भारत सहयोग और व्यापार समझौते पर 12 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। अब देखिएगा ये जो सिग्नेचर हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इस पर सिग्नेचर कब किए गए थे? इस पर सिग्नेचर किए गए थे कब? 12 अप्रैल 2022 को। यानी कि सिग्नेचर करते टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन अगर ये पूछ ले आपसे क्या कि जब सिग्नेचर हुए थे सर किस पर? इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर, उस समय पर ऑस्ट्रेलिया या जब ये सिग्नेचर हुए तब ऑस्ट्रेलिया के किस प्रधानमंत्री ने इस पर सिग्नेचर किए? अब बच्चे सिर खुजाने लग जाएंगे कि सर स्कॉट मॉरिसन या कौन, एंथनी अल्बनीज। तो बेटा चुनाव कब हुए हैं? मई 2022 में हुए हैं। अप्रैल मई से पहले ही आता है ना। तो सिग्नेचर किसने किए? सिग्नेचर किए स्कॉट मॉरिसन ने। लेकिन ये पास कब हुआ है? ये पास हुआ है एंथनी अल्बनीज के कार्यकाल में। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया कहां पर पड़ता है सर पूरे वर्ल्ड में? पूरे वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है और एक देश भी है। एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो देश भी है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। हालांकि ये जो जगह है ये इसमें दिखा रखी है ये न्यूजीलैंड है बेटा। ये जगह जो इधर दिखा रखी है वो न्यूजीलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया और ये जो जगह पड़ती है इसको बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया का ही एक हिस्सा है तस्मानिया। और तस्मानिया की एक प्रजाति है तस्मानियन टाइगर। तस्मानियन टाइगर ये एक विलुप्त प्राय प्रजाति में इसको शामिल किया गया है, तस्मानियन टाइगर को। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में से जो पास जाता है उसका नाम ही पास है। पास का मतलब जो दो आइलैंड्स को बीच में से जो पानी गुजरता है उसको पास कहा जाता है, ट्रेस पास कहा जाता है इसे। ठीक है, चलिए ये कौन है? ये एंथनी अल्बनीज हैं जो क्या है? प्रधानमंत्री कहां के? जो प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के। चलिए अगला क्वेश्चन, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो देखिए बेटा नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की जो रैंकिंग है वो 61 है। 2021 में कौन सी थी? 2021 में इंडिया की जो रैंक है वो कितनी थी? 2021 में इंडिया की रैंक 67 थी। 6 रैंकों की सुधार के साथ में इंडिया कहां पर आया है? 61th रैंक पर आया है। ठीक है, ये कोई गवर्नमेंट का इंडेक्स नहीं है, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इस इंडेक्स को इशू करती है। डिटेल्स जानते हैं हम इसको। तो देखिए 6 स्लॉट पर अपनी रैंक में सुधार किया और अब 61वें नंबर पर है। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले क्या था, पहले इंडिया जो है वो 67th नंबर पर था, अब 61th नंबर पर है। स्कोर इंडिया का क्या रहा? 51.19। पहला जो स्कोर था वो था 48.57। 2021 का स्कोर क्या था? 48.57। इस बार का 51.19। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स का मतलब कि कोई भी देश अपने नेटवर्क्स में कोई भी चीज फैलाने के लिए कितनी तरीके से प्रिपेयर है, इस बात को देखा जाता है। इसमें नोटिस किया जाता है 4 डायमेंशंस पर इसको नोटिस किया जाता है। इसमें लिख रहा होगा, चलो नहीं लिख रहा हो तो मैंने आपको बता दिया। 4 डायमेंशंस पर इसको जज किया जाता है। और ये कौन जारी करता है इंडेक्स? पोर्टलांस इंस्टीट्यूट। कौन जारी करता है? पोर्टलांस इंस्टीट्यूट। जो कहां पर स्थित है? ये स्थित है सर वॉशिंगटन डीसी में। कहां पर? वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। जो क्या है? कैपिटल है कहां की? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। उसकी एक एनजीओ संस्था है। कौन सी? पोर्टलांस इंस्टीट्यूट। ये नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स हर साल इशू करती है और इसमें इंडिया जो है वो कौन सी रैंकिंग पर है? 61th रैंकिंग पर है। फर्स्ट रैंकिंग पर कौन है? नीदरलैंड्स है। सेकंड रैंकिंग पर सिंगापुर है और थर्ड रैंक किसको मिली है? स्वीडन को मिली है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यूनाइटेड नेशंस का जो मतलब सबसे बड़ा जो एनवायरमेंट प्राइज है यूएनईपी, यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है इसको। यूएनईपी का मतलब यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने जो सबसे बड़ा जो प्राइज होता है साल का वो किसको दिया है? तो याद रखिएगा वो दिया गया है इस बार किसको? पूर्णिमा देवी बर्मन को। किसको दिया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। और किसका प्राइस होता है? ये यूएनईपी का प्राइस होता है। चलिए इसकी डिटेल्स जानती हैं। इस प्राइस का पूरा नाम क्या है बेटा? देखिए इस प्राइस का पूरा नाम है चैंपियंस ऑफ द अर्थ। क्या नाम है प्राइस का? चैंपियंस ऑफ द अर्थ है। 2022 के लिए सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार
चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। किसको? पूर्णिमा देवी बर्मन को। ये पूर्णिमा देवी बर्मन है, आप फोटो देख सकते हैं पूर्णिमा देवी बर्मन की। इनको पूर्व में पद्मश्री से भी ऑलरेडी सम्मानित किया जा चुका है। पूर्णिमा देवी बर्मन ने लगभग 2 दशकों तक एक सर्व महिला ग्रुप बनाकर ग्रेटेस्ट एड्यूटेंट स्टॉर्क के अस्तित्व को सुरक्षित करने का प्रयास किया था। ग्रेटेस्ट एड्यूटेंट स्टॉर्क ये क्या है बेटा? ये एक पक्षी की प्रजाति है। क्या है? ये एक पक्षी की प्रजाति है। ये क्या है? एक पक्षी की प्रजाति है ये, ठीक है। चलिए इसके बाद में अगला, अच्छा चैंपियंस ऑफ द अर्थ से एक चीज और याद दिला देता हूं मैं आपको। चैंपियंस ऑफ द अर्थ साल 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन? इमैनुअल मैक्रोन और नरेंद्र मोदी को दिया गया था ये वाला प्राइज। और किस लिए दिया गया था? ये दिया गया था ISA के लिए। ISA का मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं मैं आपको। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना इंडिया और फ्रांस ने मिलकर की है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट, देखिए भारत के प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी थे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के टाइम फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे वो थे फ्रांसवा ओलांद, ठीक है। तो इन्होंने मिलकर एस्टेब्लिशमेंट की थी इसकी 2015 में, और 2018 में इसी के लिए प्राइज दिया गया था। किसको? चैंपियंस ऑफ द अर्थ किसको? नरेंद्र मोदी और जो इमैनुअल मैक्रोन है उनको संयुक्त रूप से। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए बेटा, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसको? रवि कुमार सागर को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? रवि कुमार सागर को सम्मानित किया गया है। अब जानते हैं इसकी डिटेल्स। RKINO समूह के सबसे युवा और कम उम्र के संस्थापक CEO। RKINO जो एक ग्रुप है उसके CEO हैं। आप देख सकते हैं कितने यंग है बेटा, दाढ़ी मूछ भी ढंग से नहीं निकली है इन लोगों की, ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं आपस में, हम ही इनसे कितने बड़े हैं। और ये क्या है? ये एक एंटरप्रेन्योर है और इनकी ढंग से एज भी नहीं हुई है, मात्र 19 साल की एज के हैं। इनकी एज कितनी है? इनकी एज मात्र 19 साल है बेटा, 19 ईयर्स की एज में। अब डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें समाज के लिए अपनी लगातार सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया है। ये सोशल वर्क करते रहते हैं, जो रवि कुमार है ये सोशल वर्क लगभग करते रहते हैं कंटिन्यूसली, और भारत के सबसे कम उम्र के उद्यमियों में से एक है। 19 ईयर्स की एज बिल्कुल कुछ ना है, मतलब बच्चों को पता ही नहीं होता इस एज में करना क्या है, ठीक है। इस एज में ये क्या है? इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और इनको अब्दुल कलाम जो सर्विस प्राइज है वो दिया गया है कब? किसका? कौन सा? साल 2022 का। अगला क्वेश्चन, सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश के भारतीय दूतावास द्वारा किया गया था? तो देखिए बेटा, सारंग जो है वो नाम दिया गया था। सारंग एक मतलब देखिए, सारंग बहुत, मैं आपको बताता हूं अभी। देखिए सारंग जो है वो हिंदी का क्या है? हिंदी का एक वर्ड है। ये दिया गया था, ये नाम दिया गया था फिल्म फेस्टिवल को। और ये कहां पर आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ साउथ कोरिया में। मेरे दादाजी थे, वो हमको बताते थे, पर्टिकुलर आई एम नॉट अ टीचर ऑफ प्रॉपर हिंदी बेटा, बट मेरे को अब भी अच्छे से याद है। मेरे दादाजी बोलते थे, सारंग ने सारंग है, सारंग बोलियो जाए, और जो सारंग सारंग बोले मुख को सारंग जाए। यानी कि वो इसका अर्थ बताते थे, मोर को भी सारंग बोलते हैं, सांप को भी सारंग बोलते हैं, बारिश को भी सारंग बोलते हैं, बादल को भी सारंग बोलते हैं, ठीक है। यानी कि मोर ने सांप को पकड़ा और इधर क्या हुआ? इधर बादल जो है वो गरजने लग गए। अब मोर क्या है? मोर सांप को ही खा सकती है। सारंग ने सारंग है, सारंग बोलियो जाए, ठीक है। और इतनी देर में क्या हुआ? बारिश होने लगी। अब बारिश होने लगी तो मोर के लिए यूं बोलते हैं कि मोर जो होता है वो केवल बारिश का पानी पीता है, कभी और पानी नहीं पीता। तो अगर मोर क्या करेगा? मोर बारिश का पानी पीने के लिए मुंह खोलेगा, तो मुख को सारंग जाए। यानी कि अगर वो पानी पीने के लिए मुंह खोलेगा तो मुंह से सांप क्या होगा? मुंह से सांप निकल जाएगा। तो सारंग के कई सारे वर्ड, कई सारे मीनिंग्स होते हैं सारंग के, ठीक है। साउथ कोरिया में किया गया। और साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, ठीक है। लेकिन इसका आयोजन सियोल में नहीं किया गया। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, लेकिन इसका आयोजन सियोल में नहीं किया गया। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? बुसान में किया गया था। कहां पर? साउथ कोरिया की एक सिटी है बुसान, वहां पर किया गया था।
और ये 10th इंडियन फिल्म फेस्टिवल था। 10th इंडियन फिल्म फेस्टिवल था इस बार ये, जो 18 से 20 नवंबर तक आयोजित किया गया था। इस समारोह में पुरस्कार विजेता समीक्षकों द्वारा प्रशंसित हिंदी और लोकप्रिय क्षेत्रीय फिल्मों को बुसान सिनेमा सेंटर में कोरियाई सब टाइटल के साथ प्रदर्शित किया गया था। यानी कि जो इंडिया की जितनी भी इस साल की अवार्ड विनिंग मूवीज हैं, उन अवार्ड विनिंग मूवीज को क्या किया गया था, जो ये बुसान फिल्म सेंटर है, बुसान फिल्म सेंटर में कोरियन सब टाइटल्स के साथ में पेश किया गया था। कोरिया भाषा में सब टाइटल्स जो है वो लगाए गए थे। और स्टार्टिंग डे पर 18 नवंबर 2022 को उद्घाटन समारोह में कौन सी मूवी के साथ शुरू हुआ था? पद्मावत, रानी पद्मावती पर आधारित जो मूवी है, ठीक है, रानी पद्मावती पर आधारित जो मूवी है, छत्राणी जो थी हमारी वीरांगना रानी पद्मावती, उनकी जीवन पर जो आधारित मूवी है पद्मावत, उसको प्रदर्शित किया गया था। पहली मूवी थी जो सारंग फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए बेटा, जेसीबी प्राइज क्या है? जेसीबी प्राइज एक इंटरनेशनल प्राइज है और लिटरेचर के लिए जेसीबी प्राइज 2022 किसको दिया गया है? लिटरेचर के लिए जेसीबी प्राइज 2022 दिया गया है खालिद जावेद को। किसको? खालिद जावेद को दिया गया है। डिटेल्स जानते हैं हम इस क्वेश्चन की। खालिद जावेद की कौन सी बुक के लिए दिया गया है? द पैराडाइज ऑफ फूड। कौन सी बुक है? द पैराडाइज ऑफ फूड ने साहित्य के लिए 5वां जेसीबी प्राइज जीता है। इस बुक को उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद, यानी कि ये जो प्राइज है ना, जेसीबी प्राइज, ये कब दिया जाता है? ये किसी बुक के ट्रांसलेशन पर ही दिया जाता है। जैसे मैंने बताया था आपको, कौन सा पहली एक बुक थी उसको दिया गया था, कौन सी, जो रेत के टीले है, ठीक है, रेत के टीले बुक थी, उसको दिया गया था, मैंने बताया था पहले भी आपको। तो इस बुक का जो अनुवाद है वो किसने किया है? बरन फारूकी ने किया है। किसमें? इंग्लिश में। इंग्लिश में। ये बुक उर्दू में लिखी गई थी लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था किसने? बरन फारूकी ने। द पैराडाइज ऑफ फूड 50 वर्षों की अवधि में एक मध्यम वर्गीय संयुक्त मुस्लिम परिवार की कहानी है, जहां कथावाचक अपने घर और बाहर की दुनिया में अपने लिए जगह खोजने के लिए संघर्ष करता रहता है। यानी कि वही एक नॉर्मल सी एक स्टोरी है जॉइंट फैमिली की, जहां पर जो स्टोरी टेलर है वो अपने जीवन के जो संघर्ष है उनको बता रहा है। किसने लिखी है? खालिद जावेद ने। ये खालिद जावेद साहब की आप फोटो देख सकते हैं। देखने में आपको भैया ये पंचायत के प्रधान जी लग रहे होंगे, लेकिन ये वो पंचायत के प्रधान जी नहीं है, ये अलग व्यक्ति हैं, शकल उनसे मिल रही है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अनवर इब्राहिम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए बेटा, हाल ही में, अभी 3-4 दिन पुरानी बात है, अनवर इब्राहिम कहां के? मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कौन से देश के? मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। चलिए डिटेल जानते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए, मलेशिया के राजा कौन? पाक्तन हरपन पाक्तन हरपन प्रमुख अनवर इब्राहिम को, पाक्तन हरपन ने अनवर इब्राहिम को देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया है। राष्ट्र के 9 राज्य सम्राट की एक विशेष बैठक में राजा द्वारा अन्य शासकों के साथ विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। सुनने में लग रहा होगा कि सर मतलब ये क्या आज भी राजशाही में जी रहे हैं? देखिए बेटा, वहां पर मोनार्की डेमोक्रेसी है मलेशिया में, वहां पर आज भी राजा होता है, राजा का शासन मान्य है वहां पर। छोटे जो स्टेट्स है, स्टेट्स में भी राजा ही होते हैं वहां पर। और प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट करता है कौन? किंग नॉमिनेट करता है वहां का। हालांकि मलेशिया बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, इस बात में कोई शंका नहीं है, मलेशिया डेवलप्ड नहीं है, मलेशिया डेवलप्ड है, लेकिन आज भी मोनार्की सिस्टम में ही जी रहा है। वहां पर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड होता है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड नहीं होता है, ठीक है, अपॉइंट किया गया है इसको। और यह पहले क्या हुआ भैया, ये पहले भ्रष्टाचार के मामले में जेल भी जा चुके हैं। ठीक, अनवर साहब पहले भ्रष्टाचार के मामले में जेल भी जा चुके हैं। ये मलेशिया पड़ता है, आप देख सकते हैं। ये क्या है, आप इस तरीके से अंदाजा लगा लीजिए, ये इंडिया है, श्रीलंका है, ये इंडोनेशिया है, इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के जस्ट ऊपर इस साइड में और इस साइड में जो देश पड़ता है, ये कौन सा देश है? ये है आपके मलेशिया, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, मलेशिया के जस्ट नीचे इस साइड में एक और देश पड़ता है जिसका नाम है सिंगापुर, सिंगापुर भी इधर ही पड़ता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव शिखर सम्मेलन ने किस कछुआ प्रजाति को संरक्षण के लिए भारत के प्रस्ताव को अपनाया है? तो देखिए बेटा, इंडिया का कौन सा, इंडिया ने क्या किया था? इंडिया ने एक्चुअली एक कछुआ प्रजाति को संरक्षण के लिए कहा था कि इसको, इस वाले कछुए को क्या प्रदान किया जाए? संरक्षण, इसको सिक्योरिटी प्रदान की जाए। तो कौन से कछुए के लिए कहा था?
तो ये कहा था भैया लीथ सॉफ्ट शेल टर्टल। किसके लिए कहा था? लीथ सॉफ्ट शेल टर्टल। सॉफ्ट शेल टर्टल कौन होते हैं? इंडिया में 4 प्रजाति पाई जाती हैं सॉफ्ट शेल टर्टल की, जिसमें लीथ एक प्रजाति है। इनका जो ऊपर का, देखिए आपने सुना होगा, वैसे तो कछुआ जो होता है उसका ऊपर का जो शेल होता है वो बहुत सख्त होता है, लेकिन इनके नाम से मतलब क्लियर है, इन वाले कछुओं का जो शेल होता है ना वो बहुत कमजोर होता है, और मतलब इंसान है वो जानवर पने पे उतर आया है। इसीलिए लीथ सॉफ्ट शेल टर्टल को आजकल के समय पर जो लोग हैं वो इलीगल शिकार करके खाते हैं, ठीक है। इसी कारण इस वाले कछुए को भारत में तो संरक्षण प्राप्त है ही है, इसको इंटरनेशनली संरक्षण दिलाने के लिए इंडिया ने अपील की थी। और वन्य जीव शिखर सम्मेलन, वाइल्ड लाइफ समिट जो हुई है अभी, कहां पर हुई है? ये वाइल्ड लाइफ समिट हुई है पनामा में। कहां पर हुई है? पनामा में। आप लोगों ने सुना होगा बहुत, पनामा पेपर लीक, इंडिया में बहुत चर्चित एक केस है पनामा पेपर लीक। तो ये जो पनामा में इसकी क्या हुई है, पनामा में इसकी जो मीटिंग हुई है वाइल्ड लाइफ समिट, उसमें ये निर्णय लिया गया है। पनामा कहां पड़ता है? यूनाइटेड नेशंस के साउथ में पड़ता है ये बिल्कुल वहां पर पड़ता है बेटा, मैक्सिको के भी साउथ में, ये बिल्कुल उस जगह पर पड़ता है पनामा जहां पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मिलते हैं एक दूसरे से आकर। उधर की साइड में जो देश पड़ता है वो पनामा देश। चलिए ये आप देख सकते हैं, ये लीथ सॉफ्ट शेल टर्टल है, ये वाला बेचारा देखिए छोटा सा प्राणी। इसका जो शेल होता है ना ये ऊपर, ये एक लेदर की तरह होता है, ये पत्थर की तरह सख्त नहीं होता, ये लेदर की तरह ही होता है, कि स्किन की तरह ये क्या होता है, ये स्किन की तरह ट्रीट करता है इसका शेल, ठीक है। तो सॉफ्ट शेल कछुए को क्या दी गई है? संरक्षण दी गई है। और ये कहां पाया जाता है? भारत के समुद्री तट, पूर्वी समुद्री तट पर पाया जाता है ये कछुआ, ठीक है। कौन से फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो देखिए बेटा, लियोनेल मेसी चौथा ही वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की तीसरा ही वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, नेमार भी तीसरा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। तो जब ये तीनों ही अपना चौथा और तीसरा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं तो 5वां वर्ल्ड कप में कौन गोल कर सकता है? ऑब्वियसली भैया द किंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो लगातार 5वें वर्ल्ड कप में गोल करने वाले वर्ल्ड के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। वरना आज तक किसी ने लगातार 5 वर्ल्ड कप खेले हैं, और भी प्लेयर्स ने खेले हैं, डिडियर ड्रोग्बा ने भी खेला है, ठीक है, किंग पेले ने भी खेला है, लेकिन 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने, ठीक है। डिटेल जानते होंगे भी आप सभी को, फोटो दिखाने की जरूरत तो शायद पड़ेगी नहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन से देश से खेलते हैं ये भी याद रखिएगा, ये पुर्तगाल से खेलते हैं, पुर्तगीज हैं। भारत के समुद्री रास्ते की खोज भी किसने की थी? एक पुर्तगाली ने की थी। कौन थे वो पुर्तगाली? नाम बताइए कमेंट बॉक्स में, फटाफट नाम बताते चलिए। कौन? चलिए भैया नाम बताते चलिए। इसके बाद अलग अलग विश्व कप खेलने, मतलब इतिहास रच दिया इन्होंने उनके पेनल्टी में। पुर्तगाल को कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप, इस बार ये भी याद रखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां पर आयोजित किया जा रहा है? कतर में आयोजित किया जा रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां पर? कतर में आयोजित किया जा रहा है। सॉरी बेटा, फीफा वर्ल्ड कप कहां पर? घाना, पुर्तगाल ने किसको हराया? घाना को हराया। कितने से हराया? 3-2 से हराया। पुर्तगाल के कप्तान ने घाना के खिलाफ खेल के 65वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर में गोल करने के बाद यह उपलब्धि हासिल की। पेनल्टी कॉर्नर में इन्होंने गोल किया, और गोल करने के बाद ये वर्ल्ड कप में लगातार 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले वर्ल्ड के पहले खिलाड़ी बन गए। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन, किस राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए बेटा, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर, इसका उद्घाटन किया गया है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में किसने किया इसका उद्घाटन? इसका उद्घाटन त्रिपुरा में त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर माणिक साहा ने किया है। कहां पर? त्रिपुरा में गोला घाटी नाम से जगह पड़ती है, वहां पर किया है। और इस गोला घाटी में क्या होगा? अब देखिए, 500 से अधिक किसानों को, साप्ताहिक व्यापारियों को लाभान्वित करना है। इसका उद्देश्य क्या है? 500 से ज्यादा किसान और जो व्यापारी होते हैं उनको साप्ताहिक रूप से क्या करना है? फायदा प्रदान करना है। होता क्या है कई बार होता है ऐसा कि सब्जियां बिक भी जाती हैं और सब्जियां नहीं भी बिकती हैं,
तो अगर मान के चलिए सब्जियां नहीं बिकी तो वो क्या होता है, पड़ी पड़ी सड़ती रहती हैं। तो ऐसी सब्जियों को वहां पर स्टोर करने के लिए इस वाले जो सेंटर है उनको ओपन किया गया है। अच्छा, त्रिपुरा के सीएम कौन है? मानिक साहा। लेकिन कई बच्चे जो अब बहुत टाइम बाद में देख रहे हैं करंट अफेयर उठा के कि हाँ भाई चलो एग्जाम आ गया देख लेते हैं, तो ऐसे बच्चों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भैया इसी साल जो है मानिक साहा क्या बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं त्रिपुरा के। इनसे पहले बिप्लब देव थे, बिप्लब देव से इस्तीफा लेकर बीजेपी ने किसको बनाया है? बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर मानिक साहा को बनाया है। ठीक है, ऐसे ही उत्तराखंड में भी हुआ था, ऐसे ही गुजरात में भी हुआ था, लास्ट ईयर भूपेंद्र भाई पटेल बने थे विजय रूपाणी की जगह। चलता रहता है, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल बेटा। ये इस हफ्ते के जो अपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनका यहां पर आज अभी कंप्लीशन होता है। आई होप, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आपको करंट अफेयर्स अच्छे लगे होंगे अपने। और जिन भी बच्चों को अपने करंट अफेयर्स अच्छे लगे हैं उनसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कर दीजिए। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ और नहीं होती है कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को नमस्ते और जय हिंद। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.